हेलो दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा और न्यू ड्रामा शो लेके आई हूँ। आप लोगों को सुनने में बहुत ही अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे ना तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और कमेंट में बताना कैसा लगा। दोस्तों, आज अयान की ज़िंदगी का सबसे बड़ा दिन था। इस दिन उसे बहुत खुश होना चाहिए था, लेकिन आज से ज़्यादा दुखी वह कभी नहीं हुआ। आज उसकी शादी थी इंडिया के टॉप बिजनेसमैन के साथ, जिसे पाने का ख्वाब इंडिया की हर एक लड़की देखती थी। आज वह इंसान उसका होने वाला था, पर शायद यही उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा हादसा बनने वाला था। अयान कपूर, द मोस्ट एलिजिबल बैचलर ऑफ इंडिया, एक घमंडी और एक खड़ूस किस्म का इंसान था, जो एक ऐसा इंसान था जो गरीब और मिडिल क्लास लोगों को अपने पैरों की धूल के बराबर भी नहीं समझता था। उसके लिए उसका रुतबा, उसकी रेपुटेशन से बड़ा कुछ नहीं। अयास की अमीरी, उसके बिहेवियर, उसकी पर्सनालिटी, उसके बोलने, उसके रहने से एक झलकती थी। अयान और आयना एक दूसरे के साथ बैठे थे। कहने को तो उनके बीच नाम मात्र दूरी थी, लेकिन उनके दिलों में दूरी शायद एक जन्म के बराबर या उससे भी ज़्यादा थी। अयान ने बिना किसी भाव से उन पेपर्स पर साइन कर दिए और पेन आयना की तरफ बढ़ा दिया। अयान ने भी ना चाहते हुए उन पेपर्स पर साइन कर दिया। मैरिज रजिस्ट्रार ने उन दोनों को बधाई देते हुए कहा कि आज से वह दोनों पति पत्नी हैं। फिर अयान आयना ने एक दूसरे के गले में वरमाला डाली। अयान ने आयना को मंगलसूत्र पहनाया और उसकी मांग में ना चाहते हुए भी सिंदूर भर दिया। अनीता कपूर यानी कि अयान की मां ने आगे बढ़कर उन दोनों को कांग्रेचुलेट विश किया और उनकी हैप्पी मैरिड लाइफ के लिए उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं दी। अनीता ने आगे बढ़कर आयना को अपने गले से लगा लिया। आयना और अयान अनीता जी के साथ रजिस्टर ऑफिस से बाहर आ गए। अयान अपने पर्सनल असिस्टेंट रजत के साथ अपनी कार की तरफ बढ़ने लगा, जो अनीता ने उसे रोकते हुए कहा, तुम कहाँ जा रहे हो? अभी अभी तुम दोनों की शादी हुई है और तुम आयना को अकेले छोड़कर जा रहे हो। मुझे आयना का गृह प्रवेश करवाना है और तुम्हारा उसके साथ मौजूद होना बहुत ज़रूरी है। अयान ने अपनी मां की तरफ गुस्से में देखते हुए कहा, आपकी वजह से मैंने इस लड़की से शादी तो कर ली, लेकिन मैं इसे अपनी वाइफ कभी नहीं मानूंगा। यह सिर्फ आपकी बहू है, ना कि मेरी पत्नी। मेरी वाइफ सिर्फ क्रिस्टल बनेगी, सिर्फ मेरी क्रिस्टल। इतना कहकर अयान रजत और अपने बॉडीगार्ड्स के साथ वहां से चला गया। अनीता आयना को अपने साथ अयान के प्राइवेट विला ले गई। अयान कपूर फैमिली से अलग घर में अकेला रहता था। अनीता ने आयना को सारी रस्में पूरी करवाई, लेकिन अब तक आयना ने एक बार भी अनीता से बात करने की कोशिश नहीं की थी। कहीं ना कहीं वह इन सब की जिम्मेदार अनीता को भी मान रही थी। अनीता ने आयना को अपने पास बिठाकर उसके हाथ में एक लिफाफा दिया। आयना ने वह लिफाफा खोलकर देखा तो उसमें उसके कॉलेज के एडमिशन का फॉर्म था। अनीता ने आयना का एडमिशन मुंबई के टॉप कॉलेज में कराया था। आयना ने जब अपना एडमिशन लेटर देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने अनीता को अपने गले लगा लिया। अनीता भी आयना को गले लगाकर उसके बाल सहलाने लगी। अनीता ने आयना से कहा, मुझे पता है तुम महसूस कर रही हो मेरा तरीका गलत था, पर मुझे पूरा विश्वास है तुम पर अयान एक साथ बहुत खुश रहेंगे। अगर तुम अयान को समझने की कोशिश करोगी तो जानोगी अयान एकदम नारियल की तरह है, बाहर से सख्त और अंदर से एकदम नरम। मैंने तुम्हें बहू नहीं अपनी बेटी माना है। मैं हर कदम पर तुम्हारा साथ दूंगी। आयना ने रोते हुए अनीता से कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए माँ, मैंने आपको गलत समझा।
यह सब आपने मुझे उस नरक से निकालने के लिए ही तो किया है। आई एम सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। अनीता ने आयना के आंसू पोंछते हुए कहा, तुम मेरी बेटी हो और बेटियां हंसते खेलते अच्छी लगती हैं ना कि रोते हुए। समझी, अब तुम बिल्कुल नहीं रोओगी। अनीता आयना को उसका ध्यान रखने का बोलकर वापस कपूर मेंशन चली गई। अनीता ने कार में बैठे हुए अपने आप से कहा, आज मैंने तुम्हें फिर से अपने सामने देखा सारिका, तुम्हारी बेटी के रूप में बिल्कुल तुम्हारी परछाई है वो। तुम तो हम सबको दूर चली गई, सबसे दूर चली गई, लेकिन आयना हमेशा मेरे पास रहेगी, मेरे अयान की पत्नी बनकर। आज मैंने तुमसे किया हुआ वादा पूरा किया। अनीता अपनी इसी सोच में घर पहुंच गई। कपूर मेंशन में उसकी सास सुमित्रा उसका इंतजार कर रही थी। अनीता सुमित्रा को लिविंग रूम में बैठे देखकर उसके पास चली गई। सुमित्रा ने अनीता से पूछा, अयान और आयना की शादी हुई या अयान ने फिर से कोई ड्रामा किया? उन दोनों की शादी हो गई है माँ। अनीता ने जवाब दिया, चलो शुक्र है क्रिस्टल नाम का ग्रहण अब अयान की जिंदगी से हट जाएगा। सुमित्रा सोचते हुए कहती है। अनीता ने सुमित्रा को जवाब देते हुए कहा, जितना आसान हम समझ रहे हैं उतना आसान नहीं है यह माँ। अब अयान कैसे रहना है, क्या करना है, हम आपसे कुछ नहीं कहेंगे। वो खुद समझेगा कि उसने जिसे हीरा समझा है वह तो बस एक मामूली कांच है। तुम सही कह रही हो बेटा, अब हम अयान की ज़िंदगी में दखल अंदाजी नहीं करेंगे, पर अयान को हर कदम पर सपोर्ट करेंगे। आखिर हमने उसकी जिम्मेदारी ली है, सुमित्रा ने कहा। अनीता भी अपनी सास की बातों से सहमत थी। हम दोनों अपनी बातों में लग गईं। वहीं अयान के प्राइवेट विला में आयना अब भी लिविंग रूम में सोफे पर बैठी थी। अनीता ने सारे नौकरों को छुट्टी दी थी कि अगर आयान कोई तमाशा करे तो घर की बात बाहर ना जाए, वरना अयान की एक चीख तक मीडिया में ब्रेकिंग न्यूज बन सकती थी। अयान को नहीं पता था उसे किस कमरे में जाना है। अब वह भी अपने दुल्हन के जोड़े में उसी जगह बैठी अपनी सोच में गुम थी। कब अयान आकर उसके सामने बैठ गया उसे पता ही नहीं चला। अयान हल्का सा खनसता है। अब आयना का ध्यान अयान की तरफ गया। अयान ने आयना की तरफ देखते हुए कहा, आज तो तुम बहुत खुश होगी कि इंडियाज़ मोस्ट एलिजिबल बैचलर को तुमने पा लिया है, और अफसोस तुम्हारा यह सपना ही रहेगा, क्योंकि अयान कपूर के करीब आने का हक सिर्फ और सिर्फ क्रिस्टल आहूजा का है। तुम सिर्फ नाम की पत्नी हो, क्योंकि जिन पेपर्स पर तुमने आज साइन किया वो पेपर्स नॉर्मल मैरिज के नहीं बल्कि कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के थे। आयना ना समझी वाले भाव से अयान को देख रही थी। अयान ने उसके भाव समझकर आगे कहा, आज हमारी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हुई है, जिसके अकॉर्डिंग तुम मुझ पर कोई हक नहीं जमा सकती, ना तुम मेरी प्राइवेट लाइफ में दखल अंदाजी करोगी, ना मैं और 6 महीने बाद खुद तुम्हें डिवोर्स देकर इस रिश्ते से आज़ाद कर दूंगा। हम दोनों सिर्फ नाम के पति पत्नी हैं, समझ आया? मैं समझ गई, आयना ने सीधा सा जवाब दिया। अयान आयना को वहीं छोड़कर अपने कमरे में चला गया और आयना वहीं बैठी सिर्फ शून्य को तकती रह गई। अयान अपने रूम में जा चुका था और आयना वहीं बैठे बैठे अपने ख्यालों में खो चुकी थी। फ्लैशबैक। आयना की सौतेली बहन समीरा ने उसे एक आलीशान होटल में बुलाया। आयना को लगा समीर किसी मुसीबत में है और वह समीरा को लेने उस आलीशान होटल में पहुंची। रॉयल वुड पास काल्पनिक नामक होटल में पहुंची और रूम नंबर 1101 की तरफ चल पड़ी। आयना का दिल बहुत घबरा रहा था। वो बस पूरे रास्ते भगवान से प्रार्थना करती रही कि समीरा को कुछ नहीं हुआ हो। आयना रूम नंबर 1101 में पहुंची। जैसे ही आयना नए अंदर कदम रखा, किसी ने उसकी गर्दन में इंजेक्शन लगाया। शायद यह किसी तरह का ड्रग्स था जिसका असर 5 मिनट में शुरू हो जाता है। आयना को ड्रग देने वाली कोई और नहीं बल्कि उसकी सौतेली बहन समीरा थी। आयना को बहुत ज़्यादा बेचैनी महसूस हो रही थी।
आयना गुस्से से समीरा से पूछती है, यह तुमने क्या किया? मुझे बहुत ज़्यादा बेचैनी महसूस हो रही है। समीरा एक सातिर मुस्कान के साथ कहती है, ज़्यादा कुछ नहीं बड़ी बहना, मैंने बस तुम्हारा सौदा किया है और जो यह ड्रग्स दिया है तुम्हें दिया गया है, यह ड्रग तुम्हें मदद करेगा तुम्हारी कीमत लगाने वाले इंसान को खुश करने में। तुम्हें पता भी है वह कितना रईस है, उसने पूरे 50 लाख दिए हैं तुम्हारे लिए। आयना गुस्से से चिल्लाती हुई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यह सब करने की? आई विल किल यू। समीरा, पहले उस इंसान को खुश करना, फिर मेरे बारे में सोचना, वो बस आता ही होगा। समीरा हंसते हुए आयना के पास बैठ जाती है। जस्ट इंजॉय बिग सिस्टर, यह कहकर समीरा आयना को वहीं छोड़कर चली जाती है। आयना पर ड्रग्स असर कर चुका था, वो बिना पानी की मछली की तरह झटपटा रही थी। रूम का डोर ओपन होता है और एक लंबी आकृति वाला इंसान अंदर आता है। आयना को उसका चेहरा धुंधला दिख रहा था, वो इंसान भी नशे में झूल रहा था। आयना के दिमाग काम करना बंद कर दिया था। वो उस इंसान को पहचान भी नहीं पा रही थी जो ड्रग आयना को दिया गया। उससे आयना के हार्मोन्स एक्साइटेड हो गए थे, जिससे उसका खुद पर से कंट्रोल खोता जा रहा था। वह इंसान आयना को देखता है और उसके करीब आना शुरू कर देता है। आयना को महसूस हो रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है, पर वह कुछ भी रोक नहीं सकती थी। आयना और वो अजनबी एक दूसरे को पैशनेटली एंड डीपली किस करना शुरू कर देते हैं। वह एक दूसरे में खोते जा रहे थे। थोड़ी ही देर में उन दोनों के कपड़े पूरे कमरे में इधर उधर बिखरे हुए थे। आयना और वह अजनबी एक दूसरे में खोए थे। न जाने रात के कौन से पहर वह दोनों एक दूसरे से अलग हुए और थक कर एक दूसरे की बाहों में ही सो गए। जब सुबह हुई तो उस अजनबी की आंखें खुलती हैं। वह अपने आप को अनजान कमरे में पाता है। वह याद करने की कोशिश कर ही रहा था कि कल रात को क्या हुआ। अजनबी जब कमरे की हालत देखता है तो हैरान रह जाता है। अपने साइड में सोई लड़की को देखकर उसका दिमाग घूम जाता है। अजनबी अपना सर पकड़ के बैठा खुद से ही कहता है, अयान, यह तूने क्या किया? तू क्रिस्टल के अलावा किसी के करीब कैसे जा सकता है? तभी उसका फ़ोन वाइब्रेट करने लगता है। अयान फ़ोन उठाता है तो दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, मिस्टर अयान कपूर, आपको हमारा भेजा हुआ तोहफा कैसा लगा? ... अब तुम्हारी इज्जत की जो धज्जियाँ उड़ेंगी वह मेरा बदला पूरा होगा। वो लड़की जिसके साथ कल तुमने अपनी रात रंगीन की है वो मेरा ही प्यादा है। तुम्हें ड्रिक स्पाइक करना मेरा ही काम था। अगर तुमने थोड़ी सी भी होशियारी करने की कोशिश की तो वह तुम्हारी इज्जत को ऐसे धज्जियाँ उड़ाएगी कि तुम याद रखोगे। तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी अयान कपूर। सांघवी से पंगा लेकर अयान गुस्से में सांघवी को जवाब देता है, जो कर सकता है कर ले। सांघवी, अयान कपूर की असली पावर तूने दिल्ली कहा है। तूने मेरी चुप्पी को कमज़ोर समझा कैसे लिया? 24 घंटे के अंदर बर्बाद है तू। यह कहकर अयान फ़ोन काट देता है। वह अपने साइड में सोई हुई लड़की को देखता है। उस लड़की को देख अयान की आंखों में नफरत के भाव भर आते हैं। अयान बेड से उठकर अपने कपड़े पहनता है और जग पानी का उठाकर सीधे आईना पर डाल देता है। आयना एकदम उठकर बैठ जाती है। जब वह अपनी हालत देखती है तो उसे खुद पर अफसोस होता है कि क्यों वह समीरा की बातों में आ गई। आयना अपने ख्यालों में होती है कि तभी उसे अयान की गुस्से भरी आवाज़ सुनाई देती है। अयान गुस्से में, अगर तुमने अपना मुंह खोला या किसी से कुछ भी कहने की कोशिश की तो ध्यान रखना, छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें। अयान को लगता था कि अयान वही इंसान है जिसके साथ समीरा ने उसका सौदा किया था। अयान को गुस्से में देख आयना को भी गुस्सा आने लगता है। आयना गुस्से में, यह ख्याल आपको कल रात को नहीं आया जब आपने मेरी इज्जत को तार तार किया, मेरे नशे में होने का फ़ायदा उठाया,
अयान को लगता है आयना उसके सामने नाटक कर रही है। वो सांघवी को भेजी हुई एक कार्ड है। अयान आयना की तरफ उंगली करते हुए कहता है, शर्म नहीं आती? तुम्हें पैसों के लिए इतना नीचे गिर जाओगी कि अपना जिस्म तक बेचने को तैयार हो गई? तुम्हारे जैसी लड़की किसी की सगी नहीं होती जो सिर्फ पैसों के लिए किसी के साथ भी सोने को तैयार हो जाए। अयान की ऐसे बातें सुनकर आयना का हाथ अयान पर उठ जाता है। आयना को गुस्से में जवाब देते हुए कहती है, जस्ट माइंड योर वर्ड्स मिस्टर व्हाट एवर यू आर। और तुम्हें तो मैं मेल स्टेशन के केस में अंदर भेज कर ही रहूँगी। फिर अयाना चादर को लपेटे हुए वॉशरूम में चली जाती है। अयान तो बस आयना को देखते ही रह जाता है और समझने की कोशिश करता है कि उसके यह क्या हुआ। अयान अपना फ़ोन निकालता है और अपने असिस्टेंट को फ़ोन करके उसे कुछ इंस्ट्रक्शन देता है। अयान आयना के बाथरूम में आने से पहले ही वहाँ से चला जाता है और एक चेक उसके लिए छोड़ जाता है। आयना जब वॉशरूम से बाहर आती है और उसे ब्लैक चेक और साथ में रखे नोटों को देखती है, वो उस नोटों को उठा के पढ़ने लगती है, जिसमें लिखा था, तुम्हारी औकात से ज़्यादा दे रहा हूँ। जो तुमने मुझे अपनी सर्विस प्रोवाइड की उसका जितना अमाउंट लिख सकती हो उसे मेरी तरफ से डबल कर लेना। आयना गुस्से में उस नोट को अयान के दिए हुए चेक को फाड़कर डस्टबिन में डाल देती है और वहाँ से चली जाती है। जब आयना अपने घर पहुँचती है तो उसकी सौतेली बहन, उसकी सौतेली माँ और उसके पिता वहीं सोफे पर बैठे उसी का इंतजार कर रहे होते हैं। आयना को देखते ही समीरा अपना ड्रामा स्टार्ट कर देती है। समीरा बनावटी चिंता के साथ आयना से कहती है, आयना दी, आप कहाँ से आ रही हो और यह आपके कपड़ों को क्या हुआ? क्या आप पूरी रात घर से बाहर थीं? आयना समीरा के सवालों से चिढ़ जाती है और गुस्से में देखते हुए कहती है, मेरी चिंता करने की तुम्हें ज़रूरत नहीं। तुमने जो मेरे साथ किया है ना, उसे मैं हमेशा याद रखूंगी। तुम्हें अपनी कीमत चुकानी पड़ेगी। राजेश यानी आयना के पिता आयना को बीच में टोकते हुए कहते हैं, तुम बिल्कुल मैनेस भूल गई हो। वो तुम्हारी छोटी बहन है और उसके साथ तुम ऐसे बिहेव कैसे कर सकती हो? आयना, पापा, इसने जो मेरे साथ किया है ना, अगर आप वो सुनोगे तो आप भी इसकी तरफदारी नहीं करोगे। तभी नीलम यानी कि आयना की सौतेली माँ बीच में आते हुए कहती है, यह तुम्हारे गले पर क्या है? राजेश और नीलम ध्यान से आयना को देखते हैं तो उन्हें आयना की हालत थोड़ी थोड़ी समझ आने लगती है, जिससे राजेश गुस्से में आकर आयना पर हाथ उठा देते हैं। आयना अपनी सफाई देने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन राजेश उसकी कोई भी बात नहीं सुनती और उसे बहुत मारने पीटने के बाद एक कमरे में बंद कर दिया। आयना को एक कमरे में बंद कर दिया गया था। अयान अपने बिला वापस आ चुका था। अयान अपने आप को बहुत फास्टेड महसूस कर रहा था। अयान का एक पर्सनल हैकर था जिसकी मदद से अयान ने संघवी का डाटाबेस तक हैक कर दिया था। संघवी के लीगल इलीगल ट्रांजैक्शन की जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे दी थी और बिजनेस वर्ल्ड में न्यूज़ दे दी थी कि संघवी के साथ बिजनेस करने वाले कॉरपोरेशन से कपूर ऑफ इंडस्ट्रीज सारे रिश्ते तोड़ देगी। साध्वी ने जो प्लान अयान को फंसाने के लिए बनाया था उसमें वह खुद फंस गया था, क्योंकि उसका भेजा हुआ प्यादा अयान के पास पहुंचा ही नहीं। अनीता कपूर अयान के असिस्टेंट रज्जत से एक लड़की की इन्फॉर्मेशन निकालने की आर्डर देती है। रज्जत उस लड़की को फोटो देखकर शक हो जाता है, क्योंकि वह लड़की और कोई नहीं बल्कि एना ही थी। रजत अपने हैरानी वाले भाव से अनीता से पूछता है, मैम, आप इस लड़की की इन्फॉर्मेशन क्यों निकलवाना चाहती हैं? क्या इससे आपको किसी तरह परेशान करने की कोशिश की? अनीता, तुम इसे जानते हो? रजत फिर होटल में जो कुछ भी वह सब अनीता को बता देता है, पर अनीता को उसकी बातों पर भरोसा नहीं होता और वह अपने तरीके से आयना की इन्फॉर्मेशन निकालती है। कपूर फैमिली से बस राजीव यानी कि आयान के दादाजी ही जानते थे कि अनीता के भी अपने पर्सनल जासूस हैं, क्योंकि अमीरों की दुनिया मिडिल क्लास लोगों से बहुत अलग होती है। अनीता अपने पर्सनल जासूस को बिजनेस के लिए यूज करती थी।
क्योंकि जितनी सफलता एक इंसान के कदमों में आती है उतने ही लोग उसे नीचे गिराने लगते हैं। अनीता अपने जासूसों और अपने कॉन्टैक्ट की मदद से पता करती है कि आयना को भी फंसाया गया था। अनीता उसी वक्त अयान से मिलने उसके घर जाती है। आयना के घर समीर को किसी आदमी का फ़ोन आया जिससे बात करने के लिए वह साइड में गई। समीरा एक्साइटेड होते हुए उस आदमी से कहती है, मिस्टर सिंह, आई होप आपके सारे पैसे वसूल हो गए होंगे। मिस्टर सिंह की आवाज़ आती है दूसरी तरफ से। समीरा जी, आपने काम किया और पूरा ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? वैसे आपने तो कहा था कि वह लड़की वजिन है, पर वह तो पहुंची हुई चीज़ निकली। सुबह अपनी इज्जत एंड ऑल का ड्रामा स्टॉप कर दिया, पर क्या है ना, पैसों से उसका मुंह बंद हो सकता है। पैसे मिलते ही उसके मुंह पर ताला लग गया। समीरा चौंकते हुए कहती है, क्या वो वजन नहीं थी? मिस्टर सिंह, नहीं, इसलिए मैं सिर्फ तुम्हें 20 लाख दूंगा। जो सौदा हुआ था तुम उस पर खरी नहीं उतर पाई। बाकी सुबह उसका रोना धोना एंड ओवर एक्टिंग में सारा मजा किरकिरा कर दिया। समीरा यह सुनकर शक हो जाता है कि उसे अब सिर्फ 20 लाख ही मिलेंगे। उसे पैसे अपने हाथ से फिसलते हुए दिख रहे थे। समीरा मिस्टर सिंह को समझाने की कोशिश करती है, पर मिस्टर सिंह फोन काट देते हैं। समीरा गुस्से में डेमोटेड, इतने मुश्किल से आयना को फंसाया था और अब यह मिस्टर सिंह, और जब तुम्हारी यह करतूत तुम्हारी फैमिली को पता चले तब क्या होगा? समीरा के पीछे से आवाज आती है। समीरा का चेहरा डर से सफ़ेद पड़ जाता है। वो पीछे मुड़ती है और अनीता कपूर को अपने पीछे खड़ा देखती है। अनीता कपूर आए दिन न्यूज़पेपर मैगजीन में आती रहती थी, इसलिए समीरा ने उन्हें पहचान लिया। समीरा की तो बोलती ही बंद हो चुकी थी। अनीता समीरा को साइड कर अंदर चली जाती है। राघव फैमिली से आयना के अपने साथ ले जाने के लिए कहती है। पहले तो राघव फैमिली ना नुक करती है और फिर आयना को किसी भी कीमत पर नहीं देना चाहती थी। अनीता उनसे 50 करोड़ में आयना को उसके साथ ले जाने का सौदा करती है। 50 करोड़ के लालच में आकर राघव फैमिली आयना को उसके साथ भेजने को तैयार हो जाती है। अनीता अपने असिस्टेंट और लॉयर के साथ पूरी तैयारी के साथ आई थी। वह वहीं पर कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लेती है कि अब से राघव फैमिली का आयना से कोई लेना देना नहीं है। अनीता आयना को अगले दिन ले जाने का बोलकर वहां से चली जाती है और सीधे अयान के ऑफिस पहुंचती है। अयान अपनी मां को अचानक देखकर थोड़ा सरप्राइज होता है, क्योंकि अयान का ऑफिस कपूर ग्रुप के हेड क्वार्टर में ही था। कपूर ग्रुप का बिजनेस बहुत ज़्यादा फैला हुआ था। देश और विदेशों में बहुत बड़ा नेटवर्क था। कपूर ग्रुप का, जिसे कपूर फैमिली अलग अलग हिस्से में संभालती थी, और सबका हेड फिलहाल अयान को ही बनाया हुआ था। अयान एक मिस्टीरियस पर्सनालिटी का इंसान था। मीडिया में उसकी कोई न्यूज उसकी परमिशन के बिना लीक नहीं हो सकती थी। अनीता अयान के सामने वाली चेयर पर बैठ जाती है। अयान अनीता से कहता है, मॉम, आप यहाँ अचानक से? अनीता अयान को जवाब देती है, मैं यहाँ बिजनेस रिलेटेड काम से नहीं आई हूँ, बल्कि अपने बेटे से एक जवाब मांगने आई हूँ। कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया है मेरा बेटा। अयान नासमझी वाले भाव से अनीता से पूछता है, मॉम, आप क्या कहना चाहते हो? प्लीज़ क्लियर इट, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। अनीता अयान को जाती निगाहों से घूरती हुई कहती है, क्या तुम्हारे साथ होटल रूम में कोई लड़की थी कल रात? अयान की आंखें नीचे झुक जाती हैं। उसके मुंह में एक शब्द भी नहीं निकलता। अनीता आगे कहती है, क्या तुमने उस लड़की की कोई खोज खबर लेने की कोशिश की? वो कहाँ है, कैसी है? अयान जवाब देते हुए कहता है, मॉम, सिर्फ सांघवी की भेजी हुई एस्कॉर्ट थी और मैंने उसे पैसे दे दिए हैं। अब वह अपना मुंह बंद रखेगी, इससे ज़्यादा मुझे उससे मतलब भी नहीं है। अनीता गुस्से में कहती है, गलत वह लड़की नहीं, गलत तुम हो अयान। नशे की हालत में तुम गलत रूम में गए थे, ना कि वह लड़की। तुमने अपने लिए रूम 1110 बुक किया था और नशे में तुम रूम नंबर 1101 में चले गए।
तुम उस लड़की के साथ फिजिकल हुए और वह अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ना चाहते हो। अयान यह सुनकर हैरान रह जाता है और अनीता से पूछता है, मोम आप कहना क्या चाहती हैं? अनीता सीधे शब्दों में कहती है, तुम इस लड़की से शादी करो। अयान एकदम अपनी चेयर से खड़ा हो जाता है और गुस्से में अनीता से कहता है, मोम आप जानती हैं ना कि वो क्रिस्टल से प्यार करता हूँ और मैं क्रिस्टल से ही शादी करूँगा। अनीता को भी गुस्सा आने लगता है। कौन सा प्यार? जिस प्यार के तुम दुहाई दे रहे हो ना, वो तुम्हारा इस्तेमाल करके जा चुकी है अपने सपने पूरे करने। तुम्हें आयना से तो शादी करनी पड़ेगी, वरना मैं क्रिस्टल की जिंदगी हेल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगी। अयान मोम आप ऐसा नहीं कर सकती। अनीता अयान को इमोशनल ब्लैकमेल करके अपनी बात मनवा ही लेती है। अयान अनीता के सामने शर्त रखता है कि वह शादी पब्लिक नहीं करेगा। अनीता उसकी सारी शर्तें मान जाती है। अनीता के जाने के बाद अयान को आयना से नफरत हो जाती है। अयान फैसला कर लेता है कि वह आयना को कभी अपनी पत्नी होने का दर्जा नहीं देगा और क्रिस्टल के आते ही वह आयना को तलाक देकर क्रिस्टल से शादी कर लेगा। दूसरी तरफ आयना को भी पता चल जाता है कि उसके परिवार ने उसका सौदा कर दिया है और वह भी पूरे 50 करोड़ में उस इंसान के साथ जिसने उसका नशे में होने का फायदा उठाया, जिससे उसकी बहन ने उसका सौदा किया था। आयना को भी अयान से नफरत हो जाती है कि उसने उसके जिस्म का सौदा किया। अयान और आयना एक गलतफहमी के चलते एक दूसरे से बेइंतहा नफरत करने लगते हैं। इसी नफरत के बीच दोनों की शादी हो जाती है। अयान आयना को अपनी पत्नी नहीं मानता, वहीं अयाना भी अयान को अपना पति मानने से इनकार कर देती है। उसका रिश्ता सिर्फ कपूर फैमिली के लिए था, वरना दुनिया को तो खबर ही नहीं थी उनकी शादी की। शून्य आयना अपने ख्यालों में गुम थी। 2 दिन में जो उसके साथ हुआ वह सोच समझकर परेशान हो रही थी। तभी आयना के कानों में अयान के चिल्लाने की आवाज़ आती है। आयना लिविंग रूम में बैठी अपनी सोच में गुम थी। वो अपने आप से कह रही थी, मैं इस शादी को कभी नहीं मानूंगी। जो इंसान किसी की इज्जत का सौदा कर सकता है, ऐसे इंसान को मैं अपना पति कभी नहीं मानूंगी, कभी नहीं। आयना अपने ही ख्यालों में गुम थी जब उसे अयान के गुस्से भरे चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। आयना आवाज़ सुनकर सीढ़ियों से ऊपर की तरफ जाने लगी जहाँ से आवाज़ आ रही थी। आयना ने जैसे ही दरवाजे पर कदम रखा, आयना के पैरों के पास फूलदान आकर गिरा जो अयान ने गुस्से में फेंका था। आयना एकदम फूलदान गिरने से घबराकर 2 कदम पीछे हो गई। तुम्हें इस घर में आए हुए सिर्फ कुछ घंटे हुए हैं और तुमने मेरे रूम पर अपना अधिकार जमाना शुरू कर दिया। अयान की गुस्से भरी आवाज़ अयाना के कानों में पड़ी। आयना के सामने की तरफ देखा तो अयान गुस्से में वार्डरोब से कपड़े निकालकर फेंक रहा था। अयान की नज़रें आयना से मिली जो बिना किसी भाव से उसे देख रही थी। आयना का बिना किसी भाव के ऐसे एक तक देखना अयान के गुस्से को भड़का गया। अयान गुस्से से फटते हुए आयना के पास जाकर उसकी एक बाजू पकड़कर अपने पास खींचते हुए उसे कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे वार्डरोब को हाथ लगाने की? वार्डरोब तो दूर की बात है, तुम मेरे कमरे में भी नहीं आ सकती। आयना अयान की तरफ देखते हुए समझने का प्रयास कर रही होती है, लेकिन ना उसे अयान समझ में आ रहा था, ना ही उसकी बातें। आप कहना क्या चाहते हैं? आयना ने प्रश्नवाचक दृष्टि से अयान की तरफ देखकर कहा। अयान आयना की बात सुनकर विफरते हुए कहता है, अपनी औकात में रहना सीख लो तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। तुम्हें यहाँ आए कुछ घंटे हुए हैं और तुमने मेरे बेडरूम में अपना कब्जा करना शुरू कर दिया। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें यहाँ रहने दूंगा? नो नेवर। तुम्हारे जैसी लड़की जो पैसों के लिए कुछ भी कर सकती है, वह लड़की मेरे रूम में रहने लायक नहीं है। अयान की जली कटी बातें सुनकर अयाना को भी गुस्सा आने लगा। मिस्टर अयान कपूर, अपनी हद में रहकर बात करिए, कहीं ऐसा ना हो मैं अपनी हद भूल जाऊं। गुस्से में फलते हुए आयना ने कहा। अयान आयना की दोनों बाजू कसकर पकड़ते हुए अपनी तरफ खींच लेता है और दांत पीसते हुए कहता है, अब तुम सिखाओगी मुझे हद? अयान कपूर को हद सिखाओगी?
कुछ भी बोलने से पहले कम से कम यह तो देख लीजिए, मैंने अब तक वही कपड़े पहने हैं जो सुबह पहने थे। अगर मैं सामान यहाँ सेट करती तो अपने कपड़े चेंज ना कर लेती? क्यों अपने आप को बिना मतलब टॉर्चर करती? अयान की पकड़ ढीली हो जाती है। अब उसकी नज़र आईना पर जाती है। सच में वह सुबह वाले लहंगे में ही थी। अयान की पकड़ आईना को बाजुओं से छूट जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था वह क्या बोले। शायद उसी ने आईना को गलत समझ लिया हो सकता है वह सच कह रही हो, लेकिन अपने ईगो के चलते अयान यह बात मानने को तैयार नहीं था कि गलती उसकी है। मुझे मेरा रूम बता दीजिए, क्योंकि आप ही नहीं मैं भी आपके साथ रूम शेयर नहीं कर सकती। आयना ने अयान को किसी गहरे सोच में गुम देखकर कहा। आयना का इस तरह जवाब देना ना जाने क्यों अयान को गुस्सा दिला गया। लेफ्ट डायरेक्शन लास्ट रूम, जब तक डिवोर्स नहीं हो जाता तब तक तुम वहीं रहोगी, और गलती से भी मेरे रूम में आने की कोशिश मत करना, ना किसी और रूम को देखने की, अयान ने चिल्लाते हुए जवाब दिया। आयना आगे बढ़कर सारा सामान उठाती और बिना अयान की तरफ देखे वहां से चली जाती है। अयान तो बस खड़ा देखता रह जाता है। वाई इज सी बिहेविंग लाइक दिस? ऐसे पिंटरेस्ट कर रही है जैसे बहुत इनोसेंट है। अयान अपने आप से बोला, शायद मेरा अटेंशन पाना चाहती है, बट आई एम अयान कपूर, जो अटेंशन नहीं बल्कि लेता है, जो अटेंशन देता नहीं बल्कि लेता है, अयान ने खुद को ही जवाब देते हुए कहा। खुद से ही सवाल जवाब करने के बाद अयान चेंज करके अपने बेड पर आकर लेट गया। क्रिस्टल की फोटो देखते हुए कब नींद आई उसे पता ही नहीं लगा। अयान भी अयान के बताए हुए कमरे में जा पहुंची। वो अयान के ऐसे बिहेवियर से चिढ़ चुकी थी और खुद में ही बड़बड़ाते हुए कह रही थी, समझता क्या है अपने आप को? तब उसकी रेपुटेशन मोरलेस का हाथ है। जब मेरा सौदा किया वह भी मेरी खुद की बहन से, अब कैसे अपने पैसे का रौब दिखा रहा है। आयना ने भर भर के अयान को गाली दी। तब कहीं जाकर आयना का गुस्सा शांत हुआ। उसके बाद उसने रूम क्लीन किया, अपनी काप बोर्ड सेट की, फिर चेंज करके आई और अपना काम करने लगी। आयना एक फैशन डिजाइनर थी जिसका खुद का एक नाम था। अभी ज़्यादा लोग उसके बारे में नहीं जानते थे, क्योंकि आयना ने अब तक अपनी पहचान सीक्रेट रखी थी। उसका ब्रांड धीरे धीरे पॉपुलर हो रहा था। आयना ने उसके काम की भनक तो अपने बाप और अपनी सौतेली माँ को भी नहीं लगने दी थी। फैशन डिजाइनर बनकर आयना की माँ का सपना था, जिसे अब वह पूरा करना चाहती थी। अपनी सौतेली माँ के कारण उसे अपनी पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ी थी। अभी उसके 2 साल बाकी थे। आखिर अपना काम खत्म कर आयना भी सोने चली जाती है। एक दूसरे के लिए बेहिसाब नफरत पाले आयन और आयना अपने सपने में गुम थे। फासले सिर्फ उनके करीब कमरों के बीच नहीं बल्कि दिलों के बीच भी थे। अयान जहां अपने और क्रिस्टल के सपने सजा रहा था, वहीं आयना अपनी माँ के सपने को पूरा होते हुए देखने का। आयना का आज कॉलेज का पहला दिन था, इसलिए वह अपने तय समय पर उठ गई। अनीता कपूर ने उसके लिए पहले ही सारे अरेंजमेंट कर दिए थे। उसकी ज़रूरत के हिसाब से हर चीज़ मौजूद थी। आयना अपने टाइम पर उठकर स्पोर्ट्स वियर डालकर जोगन के लिए निकल जाती है। आयना का रोज का रूटीन था जोगन ग्रैंड मेडिटेशन करने का। अयान का घर एक बहुत ही पोश इलाके में था, जहां ज़्यादातर बहुत ज़्यादा अमीर लोग रहते थे। यह आम आदमी का आना लगभग इम्पॉसिबल था। इस एरिया को अलग से प्रोटेक्शन मिलती थी, क्योंकि देश की इकोनॉमी में यह रहने वाले लोगों का एक बड़ा योगदान था। आयना हेडफोन लगाकर अपनी धुन में योगा करते जा रही थी। उसके पूरे शरीर पर पसीने की बूंदें मोतियों की तरह चमक रही थी, उसे और भी अट्रैक्टिव बना रही थी। आयना का फिगर, उसके लुक्स, उसकी ब्यूटी के कारण ही समीरा ही उससे जलती थी। समीरा कितना भी तैयार हो जाए, लेकिन आयना की नेचुरल ब्यूटी के सामने वो फीकी ही नजर आती थी। जब दोनों साथ में खड़े होते थे तो सबकी नजरें आयना की तरफ ही बढ़ती थीं। ऐसा नहीं था कि समीरा सुंदर नहीं थी, लेकिन एक जलन की भावना उसके चेहरे पर हमेशा होती थी।
वही आयना के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान, क्योंकि आयना अपने हर दर्द को बाखूबी अपनी मुस्कान में छुपा लेती थी। यही अंतर एक को ज़्यादा खूबसूरत बना देता था, क्योंकि मुस्कुराता इंसान सबको अच्छा लग रहा था। आयना जो योगा करने के बाद पार्क में एक्सरसाइज करने लगी, वहाँ मौजूद हर इंसान की नज़रें उस पर थी, क्योंकि इस एरिया में नॉर्मल इंसान नहीं आ सकता था। सब जानना चाहते थे कि आयना कौन सी फैमिली से है, क्योंकि किसी भी एंगल से वह मैरिड तो बिल्कुल नहीं लग रही थी। आयना के सामने देखा कि एक उम्रदराज औरत जैसे ही उसकी दादी की उम्र की हो चलते हुए आ रही थी और उसके पैर एक केले के छिलके पर पड़ने वाला था। आयना ने उसको आवाज़ भी लगाई, लेकिन उन्होंने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वह अपनी सोच में ही गुम थी। आखिर उनका पैर छिलके पर पड़ ही गया और वह एकदम गिरने लगी, लेकिन जमीन पर गिरने से पहले ही आयना ने उन्हें पकड़ लिया। आप ठीक तो हैं? आयना ने चिंता जाहिर करते हुए पूछा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, उम्रदराज महिला ने आयना को जवाब देते हुए आयना फिर उन्हें पकड़ कर एक मेज पर बैठा देती है और पानी देते हुए उनसे कहती है, ज़्यादा सोचना सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। वो महिला अपनी प्रश्नवाचक दृष्टि से आयना की तरफ देखने लगी। आखिर अपनी तसल्ली के लिए उसने आयना से पूछा, तुम्हें कैसे पता मैं कुछ सोच रही थी? आयना मुस्कुराते हुए उसके पास बैठ गई और उनसे बोली, अगर आप इतनी गहरी सोच में नहीं होती तो आप मेरा चिल्लाना सुन लेती, क्योंकि मैंने पहले ही देख लिया था कि आपका ध्यान कहीं और है और आपका पैर उस केले के छिलके पर पड़ सकता है। यह सुनकर वो महिला मुस्कुराने लगी। आप मुस्कुराते हुए बहुत प्यारी लगती हैं। आई थिंक आपने अपनी जवानी में इसी मुस्कान से न जाने कितनों के दिल घायल किए होंगे, आयना ने उन्हें चढ़ाते हुए कहा। यह सुनकर वो महिला शर्माते हुए बोली, आजकल के बच्चे बड़ों का लिहाज भूल गए हैं। मैं तुम्हारी दादी की उम्र की हूँ और मेरे सामने ऐसी बातें कर रही हो। दादी ने आयना के सिर पर टिप्पणी मारते हुए कहा, वैसे तुम्हें आज से पहले कभी नहीं देखा। तुम इस सोसाइटी में नहीं हो क्या? और क्या नाम है तुम्हारा? दादी ने अपनी जिज्ञासा दूर करते हुए आयना से पूछा। दादी का सवाल सुनकर एक बार तो आयना बिल्कुल शांत हो गई। उसे समझ नहीं आया कि वह क्या जवाब दे, क्योंकि अपनी और आयना की शादी की सच्चाई वह किसी को नहीं बता सकती थी और न वह बता सकती थी। आयना 1 मिनट बाद दादी से कहती है, मेरा नाम आयना है, मैं यहाँ कल ही शिफ्ट हुई हूँ, सिर्फ कुछ दिनों के लिए एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में। जैसे ही प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा मैं यहाँ से चली जाऊँगी। बहुत प्यारा नाम है तुम्हारा। अब से तुम मुझे दादी बुलाना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। दादी इतना खुश होते हुए कहा। जी दादी जी, कहते हुए आयना ने दादी को गले लगा लिया। दादी, यह कौन है? आप इसके साथ क्या कर रही हैं? पीछे से आवाज आई। दादी और आयना ने मुड़कर देखा तो एक लड़का खड़ा था, लगभग आयना की ही उम्र का। यह मेरा पोता है वीर। दादी ने वीर की तरफ देखते हुए कहा। आयना ने भी वीर को हेलो कहा। फिर दादी ने उन दोनों को इंट्रोड्यूस किया और वहाँ से जो भी कुछ हुआ था सब वीर को बताया। दादी, आप भी ना ध्यान पता नहीं कहाँ रहता है, आपका आज के बाद अकेले नहीं जाओगे, वीर ने चिंता जाहिर करते हुए दादी से कहा। दादी मुंह बनाते हुए बोली, अब मेरी माँ बनने की कोशिश ना कर। यह सुनकर आयना और वीर दोनों हंसने लगे। आयना की मुस्कुराहट वीर का ध्यान खींचने के लिए काफ़ी थी। वो एकाएक आयना को देखने लगा। दादी ने वीर के सिर पर मारते हुए कहा, अब नज़र लगाएगा क्या? जिसे वीर सुन शर्माने लगा, पर उन दोनों की बातें आयना के कानों में नहीं पड़ी। दादी, अब मैं भी चलती हूँ। आयना ने वहाँ से उठते हुए कहा, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, कहकर वीर भी आयना के पीछे पीछे जाने लगा। उन दोनों को जाते देखकर दादी सोचने लगी, काश वीर की जिंदगी में भी कोई आयना जैसी लड़की आ जाए, वरना इसके मम्मी पापा अपनी जिद में आकर मेरे वीर की जिंदगी का भी सौदा कर देंगे। दोनों को अपने बिजनेस के आगे कुछ नहीं दिखता ही नहीं है।
अयान भी अपने तय समय पर उठा और फ्रेश होकर अपने जिम में चला गया। वो तो बिल्कुल भूल चुका था आयना के बारे में। वो ट्रेडमिल पर रनिंग करते हुए अपने असिस्टेंट से आज की अपडेट्स ले रहा था। यह उसका रोज का रूटीन था। अपनी रनिंग खत्म कर अयान अपना पसीना पोंछे हुए विंडो पर आया तो गेट के सामने उसे आयना और वीर खड़े दिखे। अयान वीर की फैमिली से बहुत अच्छे से जानता था। ऐसा प्रोफेशनल वीर और आयना पूरे रास्ते चुप रहे, लेकिन घर तक पहुंचने के बाद वीर ने आखिरी चुप्पी तोड़ते हुए उनसे पूछा, क्या हम दोस्त बन सकते हैं? मैं किसी से इतनी जल्दी दोस्ती नहीं करती, आयना ने मुड़कर वीर को देखते हुए जवाब दिया। वीर आयना की आंखों में देखते हुए बोला, तो क्या करना होगा इस नाचीज को आपकी दोस्ती पाने के लिए? आयना ने भी उसे टोन में जवाब दिया, मेहनत, विश्वास जीतने की, क्योंकि आयना इतनी जल्दी किसी पर विश्वास नहीं करती। आपकी दोस्ती के लिए जान भी हाजिर है, वीर ने फ्लर्ट करते हुए कहा। आयना ने उसके गाल पर को थपथपाते हुए कहा, बेटा बेटर लक एक टाइम, क्योंकि यह लाइंस पुरानी हो चुकी है, कुछ नया लेकर आना। वीर तो आयना के गाल थपथपाने से किसी और दुनिया में पहुंच गया था। वो झुकते हुए आयना से बोला, जैसी मर्जी हुजूर। आयना मुस्कुराते उसे बाय बोलकर कपूर हाउस के अंदर आ गई। वहीं वीर ब्लश करते हुए आयना को देखने लगा। वह बार बार अपना गाल वहां टच कर रहा था जहां अभी अभी आयना ने उसे टच किया था और अपने आप में मुस्कुरा रहा था। आयान यह सब ऊपर खड़ा विंडो से देख रहा था। उसे यह तो सुनाई नहीं दिया कि उन दोनों की क्या बातें हुई, लेकिन आयना को इस अवतार में देखना, ऊपर से वीर की गाल को टच करना, आयान को गुस्सा दिला गया। उसे वीर पर गुस्सा आने लगा। जब उसने आयान के जाने के बाद वीर की हरकतें देखी, उसे वीर से जलन होने लगी, पर पता नहीं क्यों वह अपनी सोच में ही गुम हो गया। आयान को ना जाने वीर पर क्यों गुस्सा आया। थोड़ी देर बाद गुस्सा को शांत करते हुए सोचने लगा, यह लड़की कितनी चालाक है। कल तो भोली बनी हुई थी, अब जब उसे पता चला कि मैं इसके झांसे में नहीं आऊंगा तो इसने किसी और को फंसाने की तैयारी कर ली। अयाना के बारे में सोचकर ही अयान का दिल एक तरफ से नफरत से भर जाता है। कहीं ना कहीं उसे गुस्सा खुद से भी था, क्योंकि क्रिस्टल के होने के बावजूद वह आयना के पास कैसे जा सकता है। अयान खुद से सवाल कर खुद ही जवाब देकर अपने रूम चला जाता है। आयना घर के अंदर आती है तो उसे घर की केयर टेकर शारदा आंटी मिली। मैडम आप आ गए, मैं इस घर की केयर टेकर हूँ, आपको जो भी कुछ मदद चाहिए आप मुझे बोल सकते हैं। शारदा ने आयना को समझाते हुए कहा, आप मुझे मैम की जगह या तो मेरे नाम से बुला लीजिए या बेटा के लिए, मुझे यह मैम का नाम पसंद नहीं है, आप मुझसे बड़ी हैं। आयना ने प्यार से शारदा आंटी से कहा। शारदा आंटी मुस्कुराते हुए आयना से कहने लगी, जैसी आपकी मर्जी, और आयना के सिर पर हाथ रख उसे सहलाने लगी। आप जाकर तैयार हो जाएं, आप कॉलेज के लिए लेट हो जाएंगी, शारदा आंटी ने एक माँ की तरह आयना से कहा। आयना के आंखों में हल्की सी नमी तैर गई। वह मुस्कुराते हुए कहा, मैं अपनी गर्दन हिलाते हुए अपने कमरे की तरफ चली गई। आयना आधे घंटे में बिल्कुल रेडी होकर नीचे आई और जल्दी से नाश्ता करने लगी। उसे इतनी जल्दी पराठा खाते देख शारदा आंटी उसे टोकते हुए बोली, आराम से बेटा, कहीं गले में अटक ना जाए। आराम से खाने का टाइम नहीं है आंटी, आज मैं लेट नहीं होना चाहती। आयना ने जल्दी जल्दी पराठा ठूंसते हुए कहा। आयना जल्दी से दूध पीकर घर से निकल गई। उसने एक बार भी अयान को बताने तक का ख्याल नहीं किया, क्योंकि आयना के लिए उसकी जिंदगी में तूफान लाने वाला शख्स अयान ही था। उसका गुस्सा फिलहाल तो किसी भी हाल में कम नहीं होने वाला था। अयान रेडी होकर नीचे आया और डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। शारदा आंटी उसके लिए भी नाश्ता ले आई। आयना और अयान में जमीन आसमान का फर्क था। अयान जहां हर चीज़ सोच समझ के खाता था, वहीं आयना दिल से। शारदा आंटी नाश्ता रखकर चली गई। रोज अयान नाश्ते की टेबल पर अकेला होता था, लेकिन आज उसकी आयना को ढूंढ रही थी। वो जानना चाहता था कि आखिर आयना कहाँ है। वीर और आयना
कि हंस हंस कर बातें करने वाला सीन उसके दिमाग से जा ही नहीं रहा था। जब 10 मिनट तक उसे आयना नहीं दिखाई दी तो अयान ने आखिरकार शारदा आंटी से पूछ ही लिया, शारदा आंटी, क्या किसी और को नाश्ता नहीं करना? शारदा आंटी अयान के यूं इनडायरेक्टली आयना के बारे में पूछने पर मुस्कुराकर कहती है, अयान बाबा, आप जिनके बारे में पूछ रहे हैं वह ऑलरेडी नाश्ता करके जा चुकी हैं, क्योंकि वह अपने पहले दिन लेट नहीं जाना चाहती थी। अयान को यह सुनकर कहीं ना कहीं बुरा लगा कि आयना खुद भी इस रिश्ते को मौका नहीं देना चाहती, लेकिन 5 सेकंड में ही अपने ख्याल से झटक कर अयान अपने आप को समझाने लगा, अच्छा ही है मुझे दूर रहे, मेरे लिए तो सिर्फ मेरी क्रिस्टल है, जितनी जल्दी उसे डिवोर्स दूंगा उतनी जल्दी क्रिस्टल से शादी कर सकूंगा। अयान अपना फ़ोन निकालते हुए क्रिस्टल को कॉल करता है, क्योंकि काफ़ी दिनों से क्रिस्टल पेरिस फैशन वीक में बिजी थी और अयान उससे कांटेक्ट नहीं कर पा रहा था। रिंग जाती रही लेकिन किसी ने कॉल पिक नहीं किया। अयान ने दोबारा कॉल की लेकिन इस बार भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तीसरी बार में फ़ोन ही स्विच ऑफ था। अयान को थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि उसने अपने आप को समझते हुए कहा, हो सकता है क्रिस्टल बिजी हो, वरना वह मुझे इग्नोर नहीं करती। फिर अयान ने एक मैसेज डाल दिया, कॉल मी व्हेन यू विल बी फ्री, आई एम मिसिंग यू माई लव। आयना भी कॉलेज पहुंच चुकी थी। कॉलेज में सीधा वह अनीता कपूर के कहे अनुसार प्रिंसिपल से मिलने गई। प्रिंसिपल ने अनीता कपूर को आश्वासन दिया कि वह आयना का अच्छे से ख्याल रखेंगे। उसके बाद प्रिंसिपल ने आयना से बाकी की फॉर्मेलिटीज़ पूरी करवाई एंड उनकी प्रोफेसर को बुलाकर इंट्रोडक्शन करवाया। आयना नहीं चाहती थी कि उसे स्पेशल ट्रीटमेंट मिले, बट प्रिंसिपल को मना भी नहीं कर सकते थे। उसके बाद आयना अपनी क्लास में चली गई और जाकर लास्ट रो में बैठ गई। क्लास में भी शुरू नहीं हुई थी, बच्चे आ ही रहे थे। क्लास में इस टाइम पर एक नए स्टूडेंट को देखकर सबके मन में उसे जानने की जिज्ञासा उठ गई थी। हर कोई जानना चाहता था यह न्यू स्टूडेंट कौन है, क्योंकि आयना ने 3rd ईयर में एडमिशन लिया था। आयना फिलहाल ब्लैक जीन्स, वाइट टॉप एंड ब्लैक स्नीकर्स पहने हुए थे और अपने बालों की पोनी बनाई हुई थी। आयना ने अपने बालों में छुपाकर सिंदूर भी लगाया हुआ था, लेकिन उसकी हेयर स्टाइल में वह बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था। माना कि आयना इस शादी को नहीं मानती थी, लेकिन अनीता कपूर की बहुत इज्जत करती थी। उसकी इच्छा का मान रखने के लिए फिलहाल डिवोर्स तक वो यह अनचाही शादी निभा रही थी। आयना की नज़रें अपनी किताबों की तरफ थी कि कोई शख्स उसके पास आकर बैठ गया। जैसे ही उसने अपनी नज़रें उठाकर देखा तो सामने वीर बैठा था। तुम यहाँ? आयना एक प्रश्नवाचक दृष्टि से वीर की तरफ देखा। वीर ने अपनी एक भौं चढ़ाते हुए आयना से कहा, यह सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए कि तुम यहाँ कैसे, क्योंकि सुबह ही तो तुमने कहा था कि तुम एक प्रोजेक्ट के लिए यहाँ आई हो और अब तुम मेरे क्लास में बैठी हो। सुबह भी तुम कपूर के बंगले से अंदर गई थी। तुम कपूर को कैसे जानती हो? क्या तुमको कपूर फैमिली की कोई रिश्तेदार हो? वीर के सवाल सुनकर एक बार तो आयना भी घबरा गई, लेकिन अपने घबराहट को छुपाते हुए उसने वीर को जवाब दिया, अनीता मॉम मेरी माँ की बहुत अच्छी दोस्त हैं। माँ के जाने के बाद मेरा ख्याल रखने के लिए मुझे कपूर बंगलो ले आईं और फिलहाल वह मेरा ध्यान रख रही हैं। जहाँ अनीता मॉम रहती हैं वहाँ जगह इस कॉलेज से बहुत दूर है, इसलिए उन्होंने मुझे कपूर विला में रहने के लिए बोला है। जब तक लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं आ जाती तब तक मैं वहाँ रहूँगी। उसके बाद अपना अच्छा सा घर ढूंढकर वहाँ शिफ्ट हो जाऊँगी। मैं अनीता मॉम को मना भी नहीं कर सकती, वरना उन्हें बुरा लगेगा, इसलिए फिलहाल मैं कपूर विला में रहती हूँ। एक बार तो वीर को आयना की बातों पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन फिर उसने सोचा कि आयना के पास उसे झूठ बोलने की कोई रीजन नहीं है। हो ना हो वह सच ही कह रही है। हो सकता है मैं ही ज़्यादा सोच रहा हूँ, इसलिए वह उसकी बातों पर विश्वास कर लेता है। उसके बाद प्रोफेसर क्लास के आ जाते हैं और दोनों अपनी क्लासेस कंटिन्यू करने लगते हैं।
ऐसे ही धीरे धीरे एक हफ्ता बीतने को आया था। मोस्टली वीर और आयना साथ साथ ही रहते थे। सुबह चाहे जॉगिंग पर जाना हो या फिर क्लास में साथ बैठना हो, लेकिन आयना कभी भी वीर के साथ कॉलेज आती जाती नहीं थी, क्योंकि वह अपनी सच्चाई वीर को नहीं बताना चाहती थी। अपने बिजनेस को भी हैंडल करना होता था, इसलिए आयना वीर के साथ ना जाने के बहाने ढूंढती रहती थी। आयना कॉलेज से निकलकर अपने एक स्टूडियो जाती, जहां अपना सारा काम करती थी और फिर रात तक वापस आती थी। पिछले कई हफ्तों में आयना ने एक बार भी अयान को नहीं देखा था। वो अयान के आने से पहले अपने रूम में चली जाती और उसके सोने के बाद ही बाहर निकलती। सुबह अयान के नीचे आने के पहले ही कॉलेज के लिए निकल जाती। आयना जहां तक हो अयान के सामने आने से बचती थी। कहीं न कहीं अयान को भी यह बात पता चल चुकी थी कि आयना जानबूझकर उसे नोटिस नहीं करती या उसके सामने नहीं आती। क्रिस्टल ने उसे अब तक एक बार रिप्लाई करना भी जरूरी नहीं समझा था। अयान रोज सुबह जिम की खिड़की से आयना और वीर को जॉगिंग करते हुए आते देखता था। अयान को अब वीर से जलन होने लगी थी, क्योंकि सिर्फ कुछ ही मिनट्स के इंटरेक्शन में यह बात अयान भी समझ रहा था कि वीर का झुकाव आयना की तरफ बढ़ रहा है। वो क्रिस्टल का इग्नोर करना और आयना का उसे भावना देना बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अयान चाहता था कि आयना पहले उसके पास आए, क्योंकि वह रात अयान आज तक खुद भी नहीं भूला था। उस रात के बाद आयना अयान को इफेक्ट करने लगी थी, चाहे अयान खुद यह बात कितना ही निकाल ले। अयान अपने ही ख्यालों में उलझा रहता था कि आयना ने अगर उस दिन उसे फंसाया था तो वह अब उसकी शादी होने के बाद उससे दूरी बनाए हुए क्यों है। आयना और अयान की शादी को अब एक हफ्ता बीत चुका था, लेकिन दोनों आज भी एक दूसरे के लिए उतनी ही अंदाजी थे जितने की शादी वाले दिन। आयना अपने आप को अपने कॉलेज और अपने बिजनेस में इतना इन्वॉल्व कर लिया था कि उसे कोई होश ही नहीं था। उसे खुद का भी होश नहीं रहता था। वह देर रात तक घर आती थी, लेकिन अयान आने से पहले ही घर आ जाती थी, ताकि अयान को उसके बाद में आने का पता ना चले और दोनों का सामना ना हो। शारदा आंटी कहीं ना कहीं बात नोटिस कर रही थी कि वह थोड़ी दुखी थी कि अयान और आयना एक दूसरे के लिए इतने अजनबी बन रहे हैं। आखिरकार शारदा आंटी ने थक हार कर सारी बात अनीता कपूर को बता दी, क्योंकि अनीता कपूर ने शारदा को पहले ही इंस्ट्रक्शन दिए थे कि अगर कुछ भी गड़बड़ हो या दोनों के बीच कुछ भी ठीक ना हो तो वह उन्हें जरूर बताएं। पहले तो शारदा आंटी को लगा कि थोड़ा टाइम देना चाहिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन दोनों तरफ से कोई हलचल ना देख आखिरकार शारदा आंटी को अनीता कपूर से सब कुछ बताना ही पड़ा। अनीता कपूर को कहीं ना कहीं लगा ही था कि यह सब हो सकता है, क्योंकि जितना जिद्दी अयान है उतनी ही जिद्दी आयना भी है। कोई झुकने को तैयार नहीं था। अनीता को परेशान देखकर सुमित्रा ने उनसे पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम इतनी दुखी क्यों हो, कोई सीरियस बात है क्या? अनीता ने अपनी सास की तरफ देखते हुए कहा, माँ बस अयान के बारे में सोच रही हूँ। अयान शादी को मानने के लिए तैयार ही नहीं है। अब हमें ही कुछ करना पड़ेगा, वरना वह आयना को खो देगा और क्रिस्टल उसकी ज़िंदगी में वापस आ जाएगी। मैं नहीं चाहती अयान अपनी ज़िंदगी में उस लड़की के पीछे खराब करे जिसे सिर्फ पैसों से प्यार है। सुमित्रा वहीं अनीता के पास बैठते हुए सहमति में अपना सिर हिलाया और बोली, अब हमें ही कुछ करना होगा, वरना यह दोनों तो एक दूसरे की तरफ कदम बढ़ाने से रहे और मैं इस बार क्रिस्टल को अयान का फ़ायदा उठाने नहीं दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर वह दोनों आपस में कुछ डिस्कस करने लगती हैं और एक बात पर सहमति बनती है। अनीता फिर खुश होते सुमित्रा जी से कहती हैं, मैं आज ही शारदा से कहती हूँ यह सब करने के लिए। फिर अनीता फ़ोन उठाकर शारदा को कॉल करते हैं और उसे सब कुछ समझा देती हैं। वह ऑफिस में आज भी अयान ने क्रिस्टल को कांटेक्ट करने की कोशिश की और हमेशा की तरह उसके हाथ सिर्फ निराशा ही लगी। क्रिस्टल शायद बात करना ही नहीं चाह रही थी। उसने अपने सारे कांटेक्ट हैं, उसने
अपने सारे कॉन्टेक्ट उनसे तोड़ दिए थे। अयान बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुका था। एक तरफ अयाना की बेरुखी तो दूसरी तरफ क्रिस्टल का इस तरह उसे इग्नोर करना। उसे समझ नहीं आ रहा था उसे ज़्यादा बुरा किस चीज़ का लग रहा है। अयान अपने ही ख्यालों में गुम था। आजकल उसका सारा गुस्सा उसके एम्प्लॉयर्स या पर निकालता था, सबसे ज़्यादा उसके असिस्टेंट पर, क्योंकि वह आयना से तो कुछ कह नहीं सकता था। कॉन्ट्रैक्ट भी उसी ने खुद बनाया था और जब आयना कॉन्ट्रैक्ट का मान रही है तो उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। कहीं ना कहीं आयना और बीर के बीच की नज़दीकियां देख अयान को अच्छा नहीं लग रहा था। आज आयना घर आने में लेट हो गई थी क्योंकि उसे अपना एक ऑर्डर पूरा करना था और क्लाइंट से ऑर्डर डिलीवर करना था। अयान थोड़ी देर पहले ही घर आया था और आकर सीधे अपने कमरे की तरफ चल देता है। अपने कमरे में जाने से पहले कोई एक नज़र आयना के कमरे की तरफ डालता है तो वहाँ की लाइट्स ऑफ थी। अयान मन ही मन सोचता हुआ है, क्या हुआ, घर नहीं आई क्या, कहीं किसी प्रॉब्लम में तो नहीं। फिर अपने ख्यालों को झटकते हुए कहा, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है इसके आने या ना आने से, उसे ही मेरी चिंता नहीं है तो मैं उसकी चिंता क्यों करूं। उदाहरण चिन्ह ऐसा कहकर अपने रूम में चला जाता है। लेकिन उसे कहीं ना कहीं डाउट था कि कहीं है आयना वीर के साथ तो नहीं, क्योंकि आजकल रोज़ सुबह जॉगिंग के टाइम उन्हें साथ देखना अयान का गुस्सा सुबह सुबह बढ़ा देता था। बेशक अयान आयना को अपनी वाइफ नहीं मानना चाहता हो, उसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी आयना थी तो उसकी वाइफ ही, और अपनी वाइफ को किसी और आदमी के साथ देखना उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वह ना चाहते हुए भी आयना पर हक जता रहा था। अयान के कार पार्किंग एरिया में देखकर अयान समझ गया कि आज तो वह लेट है, पक्का अयान घर जा चुका है। और अगर उसने उससे सवाल किया तो क्योंकि वह किसी भी हाल में अयान को नज़रअंदाज करना चाहती थी। अयान के लिए उसका गुस्सा आज भी शांत नहीं हुआ था। आयना जब अंदर आने लगी तो उसे शारदा आंटी मिल गईं, जो उसे देखते हुए कहने लगी, आयना बेटा आज आप इतनी लेट कैसे हो गई कॉलेज तो ख़त्म हो जाता है ना 3 बजे तक। आयना एक बार तो घबरा जाती है, फिर अपने घबराहट को छिपाते हुए कहती है, आंटी कॉलेज तो ख़त्म हो जाता है लेकिन मुझे एक प्रोजेक्ट सबमिट करना है जिसकी वजह से और मुझे देर तक वहाँ रुकना पड़ा। अब लाइब्रेरी बंद होती, मुझे ख्याल आया घर का, इसलिए मैं लेट हो गई। शारदा आंटी आयना की बात को सच मान लेते हैं। उसे कहती हैं, जल्दी हाथ मुंह धोकर आओ खाना खाने के लिए। उदाहरण चिन्ह आयना अयान के बारे में शारदा आंटी से पूछना चाहती थी, लेकिन फिर शारदा आंटी मुड़कर किचन में चली जाती है। आयना के शब्द उसके मुंह में रह जाते हैं। फिर वह अपने आप से कहती है, मैं शारदा आंटी से पूछूं या नहीं पूछूं अयान के बारे में। आयना अपनी इसी सोच विचार में वहीं लिविंग हॉल में खड़ी थी। इतने में अयान सीढ़ियों से उतरता हुआ उसे ही देख रहा था। उसके बार बार बनते बिगड़ते एक्सप्रेशन पर अयान की बराबर नज़र थी, लेकिन अब तक आयना ने अयान को नोटिस नहीं किया था। आज पूरे 10 दिन बाद एक दूसरे के सामने थे। आयना थकी हारी घर आई थी, लेकिन फिर भी आयना अयान को बहुत प्यारी लगने लगी। अयान अपने मन में सोच रहा था, यह इतनी खूबसूरत है, मैंने पहले कभी इसे नोटिस क्यों नहीं किया। फिर अपने ख्यालों को हटाते हुए खुद ही सही कहता है, अयान ये तू क्या कर रहा है, तेरी जिंदगी में सिर्फ क्रिस्टल है और क्रिस्टल के सिवा कोई नहीं हो सकता। अयान को अपने सामने देख एक बात तो आयना की सांसें थम जाती हैं। फिलहाल अयान ने ग्रेट शर्ट एंड ब्लैक ट्राउजर पहन रखा हुआ था। वह अपने फॉर्मल लुक की जगह कैजुअल लुक में था। आज आयना ने पहली बार अयान को कैजुअल लुक में देखा था। उसके मस्कुलर बॉडी, उसके बाइसेप्स उसी शर्ट में उभर कर देख रहे थे। आयना की नज़र अयान की बॉडी की तरफ चली गई थी। अयान ने भी
आईना की नज़र अपने ऊपर नोटिस किया। एक बार तो को मन ही मन मुस्कुराने लगा, आईना को अपनी तरफ इस तरह घूरते हुए देखकर। लेकिन फिर जल्दी से उसने आईना के सामने चुटकी बजाकर उसका ध्यान अपनी तरफ करते हुए कहा, मुझे ऐसे घूरने का कोई फायदा नहीं। आईना नज़र से अपनी नज़र इधर उधर करते हुए, मैं तो तुम्हें देख नहीं रही। अयान आईना को चिढ़ाने वाले भाव से कहता है, तुम मान क्यों नहीं लेती? तुम मुझे ही देख रही थी। वैसे भी इतना हॉट बंदा तुम्हारे सामने खड़ा है तो तुम्हारी नज़र किसी और की तरफ कैसे जा सकती है? आईना अयान की तरफ मुंह फाड़े देखने लगती है और अपने आप से कहती है, यह इंसान कुछ ज़्यादा ही अपनी तारीफ नहीं करता। जब देखो अयान कपूर, यह अयान कपूर, वो आईना। आईना उसकी तरफ मुंह बनाते हुए कहती है, तुम इतने भी हैंडसम नहीं हो जितना तुम खुद को समझते हो। आईना मुंह बनाकर अयान से कहती है, तुम इतने भी हैंडसम नहीं हो जितने कि तुम खुद को समझते हो। मैं ऐसे बहुत लड़कों को जानती हूँ जो तुमसे तो कहीं ज़्यादा हैंडसम हैं और तुमसे कहीं ज़्यादा अच्छे हैं। आईने का यूं किसी और की तारीफ करना अयान को अच्छा नहीं लगता। वह दांत पीसते आईना से कहता है, दोबारा किसी लड़के का जिक्र मेरे सामने करने की हिम्मत मत करना, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा।